हे गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। MPPSC के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है, जिससे रिलेटेड हम आज इस टॉपिक को लिया है जो कि हमारे 9th यूनिट से संबंधित है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ई गवर्नेंस। हम इसको प्रयास IAS अकेडमी के नोट से कंप्लीट कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो पहले हम ई गवर्नेंस का पढ़ेंगे परिचय, उसकी पृष्ठभूमि, उद्देश्य, स्तंभ, ई गवर्नेंस के चरण, प्रकार, उसकी विशेषताएं और भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ है, उसके अनुप्रयोग क्या हैं, प्रमुख पहलें क्या हैं, प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं, ऐप और पोर्टल कौन कौन से हैं और इससे संबंधित नीतियां हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस लाभ और चुनौतियां देखेंगे, कॉक्स एक्स और इसके सुझाव देखेंगे। अब आता है हमारे ई गवर्नेंस का परिचय। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, अर्थात किसी देश के शासन संचालन गवर्नेंस में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी देश के नागरिकों को सरकार द्वारा सरकारी सूचना एवं सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रदान किया जाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। इसको स्मार्ट गवर्नेंस की संज्ञा भी दी जाती है, जो सरल और नैतिक, जवाबदेही, उत्तरदायी और पारदर्शी हो। स्मार्ट शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है। S फॉर होता है सिंपल, M फॉर होता है मोरल, A फॉर होता है अकाउंटेबल, R होता है रिस्पॉन्सिबल और T होता है ट्रांसपेरेंट। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है S सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट शब्द से संबंधित है और स्मार्ट गवर्नेंस भी इसको कहा जाता है। पृष्ठभूमि हम देखेंगे इसकी। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग के कंप्यूटर को LAN लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया था सबसे पहले। 1970 में भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति और चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि के साथ हुई थी। तो भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति कैसे हुई? चुनाव, जनगणना से और कर प्रशासन से इसकी शुरुआत हुई और भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई 1970 में। 1976 में निक या नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर बनाया गया, 1976 में बनाया गया था। 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क शुरू किया गया था, NSBCN राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क शुरू किया गया था 1987 में। और जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किए गए थे। 1988 में नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। नेस्कॉम S से बना है और यहाँ 88 है, तो इसकी स्थापना नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की स्थापना 1988 में की गई थी। 1999 में भारत में IT मंत्रालय का गठन किया गया। IT मंत्रालय नो 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 नो, तो 1999 में बनाया गया है IT मंत्रालय भारत का। 2000 में IT एक्ट आया है, जब 000 लगाते हुए जेल में बंद कर देगा IT एक्ट 2000 में। 2002 में हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वशासन संस्थान NISG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना की गई थी। 2006 में क्या हुआ? राष्ट्रीय ई शासन योजना NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान स्टार्ट किए गए 2006 में। 2009 में 15 जुलाई 2009 में सर्व सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई थी, NSC कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई थी। 2015 में 1 जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। डिजिटल इंडिया 2015 में आया। 2016 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया, जिससे संचार मंत्रालय से अलग किया गया था। चलिए हम देखते हैं फिर से इसकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले आता है अमेरिका से शुरुआत हुई है लोकल एरिया नेटवर्क की, जो कि रक्षा विभाग में जोड़ा गया था 1969 में। फिर आता है 70, भारत में इस टाइम बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक विभाग, क्योंकि ई गवर्नेंस की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पर? चुनाव, जनगणना और प्रशासन, कर प्रशासन के लिए। 1976 में निक मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर बनाया गया था। 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क शुरू किया गया।
और जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। नेस्कॉम की स्थापना की गई थी 1988 में। 1999 में आईटी मंत्रालय बनाया गया था और 2000 में आया था आईटी एक्ट। 2002 में हैदराबाद में एक NISG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। 2006 में ई शासन योजना स्टार्ट की गई। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान स्टार्ट किए गए 2006 से। 2009 में 15 जुलाई 2009 में सर्व सेवा केंद्र मतलब CSC कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई थी। 2015 में 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। 2016 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बना, जो कि संचार मंत्रालय से अलग किया गया था। उद्देश्य क्या है? नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना, सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन दक्षता में सुधार करते हुए प्रशासन को उत्तरदायी बनाना, व्यापार एवं उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना। इसके स्तंभ क्या होते हैं? तो कोई भी ई गवर्नेंस है किस पर लागू होती है? लोगों पर होगी। उसकी एक तकनीकी होगी तो प्रौद्योगिकी, दूसरा होगा उसके संसाधन और प्रक्रिया। तो इसके मुख्यतः 4 स्तंभ हैं। पहला लोग, प्रौद्योगिकी, संसाधन और प्रक्रिया। ई गवर्नेंस के चरण। ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट 1 जो कि 5 चरण में दिया गया था। इसमें होता है 1 वे कम्युनिकेशन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, सेवा एवं वित्तीय लेन देन होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण होता है और राजनीतिक भागीदारी होती है। तो पहले कॉन्सेप्ट में कितने चरण थे? 5 चरण थे। हम आपसे बात कर रहे हैं 1 वे। 2 वे हो जाएगा, आप भी हमसे बात करेंगे तो सेवा एवं वित्तीय लेन देन, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सेवा दे रहे हैं, आप इसको पे करने लगिए तो वित्तीय लेन देन हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन अपने गवर्नमेंट ऑफिसर में देते हैं, ऑफिस वगैरह में देते हैं, तो वो क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। यदि वो हमें कुछ नोटिस वगैरह दे तो क्षैतिज हो जाएगा। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में हम कुछ एप्लीकेशन वगैरह देते हैं हमारे ऑफिसर्स को, तो वो आगे करते हैं तो हमारे अपर लेवल पर जाती है तो ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो क्षैतिज एकीकरण हो जाएगा। राजनीतिक भागीदारी तो हर कहीं पर होती है। अब आता है कॉन्सेप्ट 2, यह 4 चरण का था, इसमें से एक चरण हटा दिया गया। इसमें आता है कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपलब्धि और ऑनलाइन इंटरेक्टिव। हाँ, तो पहला आता है क्या भैया? देखो, पहले कॉन्सेप्ट में तो सिंपल से चरण लिए गए थे क्योंकि इतना एकदम से डेवलप नहीं हुआ था। तो पहला चरण के भैया आप हमसे बात कर रहे हैं 1 वे, हम दोनों बात कर रहे हैं तो 2 वे हो जाएगा। वित्तीय लेन देन हो रहा है और सेवाओं का लेन देन हो रहा है तो सेवा वित्तीय लेन देन। ऊर्ध्वाधर ऑफिस वगैरह में हो रहा है तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण। लेकिन जब दूसरा कॉन्सेप्ट आया तो इसमें कुछ नए चरण जुड़ेगा, जैसे कि कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन की उपलब्धि और इंटर से इंटरेक्टिविटी। अब आते हैं कंप्यूटरीकरण। इसमें व्यक्तिगत एवं सभी सरकारी कार्यालय में कंप्यूटर की उपलब्धता पर बल दिया गया था कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर होने चाहिए, इस पर बल दिया गया था। नेटवर्क, कंप्यूटर रखने से मतलब नहीं, उसमें नेट भी होना चाहिए, तो इसमें इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर का जुड़ाव सुनिश्चित किया गया था ताकि सूचना एवं डाटा का आदान प्रदान आसानी से हो सके। मतलब पहले यहाँ से लेटर वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, इससे अच्छा कि कंप्यूटर से फॉरवर्ड कर दो। ऑनलाइन उपलब्धि मतलब सारा वेबसाइट में रख रखाव पर बल दिया गया था। और इंटरनेट मतलब ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी में इसमें सरकारी संस्थान एवं नागरिकों के बीच में संचार चैनल को खोला गया था। मतलब वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, कर्मचारी और जो नागरिक हैं वो। अब आते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार। तो पहला होता है G2G, G2B, G2C और G2E। तो G2G में क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में कोई चीज़ भेजी या वहाँ से मंगाई तो ये क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यह विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बीच में सहज संपर्क स्थापित करता है। उदाहरण के लिए खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटक का है, स्मार्ट गवर्नमेंट यह आंध्र प्रदेश का है और प्रगति भी एक G2G प्रोग्राम है। G2B इसका पूरा नाम होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। संपर्क करता है, यह व्यापार समुदाय या फिर सरकार के मध्य संपर्क स्थापित करता है। व्यापार समुदाय के साथ या फिर सरकार के मध्य संपर्क स्थापित करता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। उदाहरण के लिए MCA 21, EB12, ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ये भी G2B के ही उदाहरण हैं। G2C क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। संपर्क करता है, यह सरकार और नागरिकों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। उदाहरण के लिए उमंग ऐप, ज्ञान दूत PM मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है।
ज्ञानदूत ऐप। भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक का है। लोकवाणी प्रोजेक्ट यह उत्तर प्रदेश का है। लोकवाणी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का, भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक का, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश का और उमंग ऐप ये सब गवर्नमेंट टू सिटीजन के उदाहरण हैं। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय संपर्क करता है। यह सरकार और उसके कर्मचारियों के मध्य संबंध स्थापित करता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन सैलरी, ये हो जाएगी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब आती हैं ई गवर्नेंस से संबंधित विशेषताएं। प्रशासनिक नेतृत्व एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण, सरकारी सूचनाएं इंट्रानेट और इंटरनेट पर उपलब्ध होना, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना, अभिशासन की स्थापना की एक पद्धति है, कागजी कार्यवाही में कमी, प्रशासन की दक्षता में वृद्धि करता है, विलंब एवं बाबूराज पर रोक लगाता है। ई गवर्नेंस व लोक प्रशासन में स्वचालन की अवधारणा होती है। तो ये है ई गवर्नेंस की विशेषताएं। भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ? इसकी शुरुआत 1970 के दशक के दौरान चुनाव और जनगणना, कर प्रशासन से संबंधित डाटा के प्रबंधन के लिए ICT के अनुप्रयोगों पर ध्यान में रखते हुए की गई थी। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई थी। 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना की गई थी। 1987 में निकनेट की स्थापना की गई थी। 1987 में निकनेट की स्थापना की गई थी। भारत में ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग। ई परिवहन सेवा 2006 में ई गवर्नेंस योजना के तहत यह पहला पोर्टल था। ई परिवहन सेवा 2006 में ई गवर्नेंस योजना के तहत यह पहला पोर्टल था। इसके अंतर्गत ई टिकट, हवाई सड़क यात्रा संबंधी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ई बाजार सूचना, दैनिक बाजार भाव, ई नागरिक सेवा, इसके तहत सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन मिलता है, जैसे कि आधार, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड बनवाना, आयकर रिटर्न्स आदि। ई डाक एवं संचार सेवाएं, ई ग्रामीण विकास, ई शैक्षणिक सेवाएं, ई भारत सूचनाएं, जैसे कि राज्य, राष्ट्र एवं लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों की जानकारी मिलती हैं। ई शिकायत निवारण, ई पर्यटक वीजा सुविधा, ई पंचायत, ई पार्लियामेंट। ई पार्लियामेंट क्या है? इसका सुझाव ब्रुसेल्स आधारित अर्थ एक्शन ने वेनिस में दिया था। इसे ग्लोबल ई पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के सांसद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कायम करते हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में होने की संभावना है। ई पार्लियामेंट का ये क्या है? एक अर्थ एक्शन ने वेनिस में दिया था, ब्रुसेल्स आधारित सुझाव है। ग्लोबल ई पार्लियामेंट इसको कहा जाता है। इसमें विभिन्न देशों के सांसद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो सकता है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी, इसे UGC ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1991 में विकसित किया था। मुख्यालय इसका अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में स्थित है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी। स्वान पूरा नाम है इसका स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। घोषणा इसकी 27 अक्टूबर 2004 में की गई थी। स्पीड है इसकी 2 Mbps पर सेकेंड। उद्देश्य है राज्य UTS में सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। वित्तीय क्या है? इसको तकनीकी एवं वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। मोबाइल प्रशासन, भारत में इसका तेजी से विकास हुआ है, जैसे कि किसान कॉल सेंटर। भारत विकास गेटवे, यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य स्थानीय भाषा में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें 6 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली हैं में जानकारी उपलब्ध कराता है। यह 6 क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ई प्रशासन, ग्रामीण ऊर्जा एवं सार्वजनिक कल्याण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो जो भारत का विकास गेटवे है, तो कितने गेट हैं? 6 गेट हैं, 6 भाषाओं में, 6 क्षेत्रों में, और यह स्थानीय भाषा में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। राष्ट्रव्यापी पहल है। इसमें 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी, अंग्रेजी नॉर्मल है, तमिल, तेलुगु है, मराठी और बंगाली है। 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो हमारी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई प्रशासन और ग्रामीण ऊर्जा और सार्वजनिक कल्याण। अब आता है सोशल मीडिया गवर्नेंस। सोशल मीडिया गवर्नेंस, इसे H. डटन
ने लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा था। तो सोशल मीडिया गवर्नेंस है, इसको किसने, एच डाल्टन के द्वारा लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा गया था। निक क्या होता है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य है इसके सरकारी विभाग और प्रशासनिक निर्णयों में तीव्रता लाना। उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार एवं सरकारी निकायों को कंप्यूटर नेटवर्किंग सहायता देने वाला यह देश का अकेला संस्थान है। केंद्र और राज्य में सरकार और सरकारी निकायों को कंप्यूटर नेटवर्किंग में सहायता देने वाला ये पहला संस्थान है और अकेला है। निकनेट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बना कब था, 1976 में बना था। निकनेट यह उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क प्रणाली है। यह 1400 से अधिक केंद्रों के जरिए केंद्रों के सभी मंत्रालय, विभाग और 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और 700 से अधिक जिलों को आपस में जोड़ता है। निकनेट इसकी शुरुआत 1988 में पूर्णतः कार्यरत है। 1988 से नेस्कॉम भी इसी में आया था और निकनेट भी इसी में आया है। यह ईमेल, वेबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई शिक्षण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारत में प्रमुख ई गवर्नेंस पहलें। डिजिटल इंडिया पहल, यह पहल एक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि डिजिटल में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है और सूचना प्रौद्योगिकी भी आती है, तो और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। तो डिजिटल इंडिया की पहल, भैया डिजिटल करना है सबको, तो 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट किया गया। इसका ध्येय वाक्य क्या है, पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर। उद्देश्य क्या है, भारत को डिजिटली सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। तो भारत को डिजिटली सशक्त समाज में और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में इसको बदलना है। यह अम्ब्रेला कार्यक्रम योजना है जिसके तहत अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, छाता। बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई जा रही हैं, जैसे कि जेम ट्रिनिटी, जनधन आधार योजना, आधार, डीबीटी, डिजीलॉकर, उमंग, माईगव, राष्ट्रीय एआई पोर्टल, युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, आयुष्मान भारत, ई अस्पताल, पीएम किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई नाम, स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, आरोग्य सेतु और ई संजीवनी इस योजना के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं जो कि इस प्रकार है। ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गव, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन टू ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हाईएस्ट प्रोग्राम, अर्ली हाईएस्ट प्रोग्राम। ये इसके 9 स्तंभ हैं। पहले ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गव, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन टू ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब और अर्ली हाईएस्ट प्रोग्राम। निकनेट क्या है, तो निकनेट यह एक उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क प्रणाली है। यह 1400 से अधिक केंद्रों के जरिए केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 700 से अधिक जिलों में को आपस से जोड़ती है। निकनेट यह 1988 से कार्यरत है। यह ईमेल, वेबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई शैक्षिक संस्थान जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। NIC क्या है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। स्थापना 1976 में की गई थी। मंत्रालय कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नीता वर्मा। यह IT सेवाओं हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला संस्थान है। IT सेवा वितरण एवं डिजिटल सेवा वितरण से संबंधित है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन NDLM, नेशनल राष्ट्रीय साक्षरता डिजिटल साक्षरता मिशन। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके तहत
52.5 लाख लोगों को सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिकृत राशन डीलर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाएगा। जनवरी 2015 में डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा आरंभ की गई थी। डिजिटल साक्षर अभियान दिशा का प्रारंभ किया गया था 2015 में। बाद में 2017 में NDLM और दिशा के साथ स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कर दी। कब की है? 2017 में इसकी शुरुआत की गई है। इससे पहले दिशा होता था और राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन था। उसके स्थान पर 2017 में क्या लेकर आ गए? प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान। बस नाम ही बदलते रहते हैं, कुछ नया तो लेकर आना नहीं है। NEP पूरा नाम क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, राष्ट्रीय ई शासन योजना। इसकी शुरुआत 18 मई 2006 को की गई थी। मंत्रालय है इसका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी। संचालन होता है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। टैगलाइन क्या है? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। कार्य क्या करता है? यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान स्थापना की गई थी इसकी 2006 में 18 मई को। ई क्रांति यह डिजिटल इंडिया का 5वां एवं महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह मिशन मोड परियोजना के रूप में सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य IT सेवाओं की त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करना होता है। IT जितनी भी सेवाएं हैं उनको त्वरित पहुंचाने का काम कौन करता है? ई क्रांति करता है। डिजिटल इंडिया का 5वां स्तंभ है और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण करता है। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन NEGC राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी और उससे प्रत्येक वर्ष इसको चलाया जा रहा है। पहला ई कॉमर्स गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 1997 में नई दिल्ली में हुआ था। सहयोग इसका प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस का 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार यह भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यह केवल सरकारी विभागों को दिया जाता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क NKN, इसका परिचय यह एक अखिल भारतीय मल्टी गीगाबिट नेटवर्क होता है। इसका उद्देश्य भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना है। स्थापना 2010 में नई दिल्ली में की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अखिल भारतीय मल्टी गीगाबिट नेटवर्क है। 2010 में नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। क्षेत्र क्या है? भारत और भूटान सार्क देशों में इसके विस्तार की योजना चल रही है। कार्य क्या करता है? यह देशों के शोध एवं अकादमी संस्थानों को उचित गति कनेक्टिविटी प्रदान करता है। क्रियान्वयन NIC के द्वारा किया जाता है। मिशन मोड प्रोजेक्ट यह NEGP के भीतर उपयोजना है जिसके अंतर्गत 31 मिशन मोड परियोजनाएं शामिल की गई हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट प्रारंभ अक्टूबर 2011 को किया गया था। उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ना। नाम 2015 से पहले इसे OFC नेटवर्क या फिर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहा गया था, लेकिन 2015 से इसे भारत नेट के नाम से जाना जाता है। क्रियान्वयन यह भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा BSNL रेलवे पावर ग्रिड के सहयोग से चलाया जा रहा है। वित्त पोषण करता है USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट 2011 से स्टार्ट किया गया है। पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर देने के लिए और हाई स्पीड कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। 2015 से पहले इसको OFC के नाम से जानते थे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, लेकिन 2015 के बाद इसको भारत नेट के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है? भारत में ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा BSNL रेलवे पावर ग्रिड में सहयोग करता है।
USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा इसको वित्त पोषित होता है। CSC पहल, यह एक इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है जिसका सामान्य नाम डिजिटल सेवा है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है जिसका सामान्य नाम डिजिटल सेवा है। कॉमन सर्विस सेंटर इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई 2009 से हुई है। 16 जुलाई 2009 से हुई है। मुख्यालय दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है डिजिटल एवं वित्तीय रूप से समावेशी समाज का निर्माण करना। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में वेब सक्षम ई-गवर्नमेंट सेवाएं जैसे कि प्रमाण पत्र, बिजली, टेलीफोन, पानी के बिल और अन्य उपयोगी सेवाओं की प्रदायगी की जाती हैं। NLRMP इसका पूरा नाम है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1988 से 1989 में की गई थी। यह 1997 से 1998 में तहसीलों तक विस्तार हो चुका था। 1998 में की गई थी NLRMP नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। भारत के प्रमुख ई-गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और उनसे संबंधित तथ्य। भूमि प्रोजेक्ट, यह कर्नाटक का ई-गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। इसके द्वारा भू अभिलेखों की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। खजाने, यह कर्नाटक का ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। यह राज्य वित्त के कुशल प्रबंधन के लिए आरंभ किया गया था। स्वरूप है इसका सरकार से सरकार या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ई सेवा, यह आंध्र प्रदेश का ई-गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। यह सेवा को उपभोक्ता नागरिकों से संबंधित सरकारी विभागों से जोड़कर सेवा वितरण के बिंदु पर ऑनलाइन जानकारी प्रदान करता है तथा फिर इन सेवाओं को ऑनलाइन विस्तृत करता है। ई सेवा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सेवाओं को उपभोक्ता नागरिकों के संबंध में सरकारी विभाग से जोड़ता है, सेवा के वितरण बिंदु पर ऑनलाइन जानकारी प्रदान करता है, फिर इन सेवाओं को ऑनलाइन वितरित करता है। ई कोड क्या होता है? न्याय विभाग के द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर नागरिक सेवाएं, न्यायिक सेवाएं प्रदान करना होता है इनका मुख्य उद्देश्य, और इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया था ई कोड। ई जिला क्या होता है? जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे कि जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु, जन्म जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन आदि प्रदान करने के लिए ई जिला स्टार्ट किया गया था। हर जिले स्तर पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं वो ई जिले पर बन जाएंगे। MCA 21 इसे कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य है इसका कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना। उद्देश्य क्या है? कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना। ई ऑफिस क्या होता है? इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कार्यालयों में कम से कम कागज के उपयोग द्वारा सरकारों की परिचालन क्षमता में सुधार करना। ई ऑफिस होता है कम से कम कागज का उपयोग करना। इसको सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया था। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है ई ऑफिस। लोकवाणी परियोजना उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। नवंबर 2004 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से शुरुआत की गई थी। इसके तहत नागरिकों को आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ज्ञानदूत यह एक इंटरनेट आधारित सरकार से नागरिकों के लिए सेवा वितरण पहल है। शुरुआत जनवरी 2000 में मध्य प्रदेश के धार से की गई थी। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक जानकारी मुहैया कराना। जिला प्रशासन एवं लोगों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक जानकारी मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन एवं लोगों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ज्ञानदूत। 2000 से मध्य प्रदेश के धार से शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट फ्रेंड्स यह केरल का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। नागरिकों को राज्य सरकार को कर एवं अन्य वित्त देयताओं का भुगतान करने का साधन प्रदान करने वाली एकल खिड़की सुविधा है। ई मित्र परियोजना यह राजस्थान का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इसके जरिए राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं को
जनता तक पहुंचाया जाता है। डिजिलॉकर स्कीम के हर आवेदक के आधार से जुड़ा हुआ 10 MB का व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस होता है, जहां पर सुरक्षित रूप से ई दस्तावेजों और URL लिंक को रखा जाता है। वर्तमान में डिजिलॉकर का इस्तेमाल करने वाली की संख्या कितनी है? 2.3 करोड़ है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया गया था 10 नवंबर 2006 में खड़गपुर से। रीलॉन्च किया गया है 19 जून 2018 को। इसके माध्यम से 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? तो इसकी शुरुआत खड़गपुर में की गई थी 2006 में 10 नवंबर को। इसको रीलॉन्च किया गया था 19 जून 2018 को और इसके माध्यम से 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। माईगव शुरुआत की गई थी 26 जुलाई 2014 को। इसके ज़रिए नागरिक सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा करते हैं। तो शुरुआत कब की गई है? 26 जुलाई 2014 को। इसके ज़रिए नागरिक सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में विचार साझा करते हैं। डिजिटल भुगतान, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS 22 नवंबर 2010 को स्टार्ट की गई थी। डिजिटल भुगतान 2010 में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI 11 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। भीम ऐप, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, इसको 30 दिसंबर 2016 को स्टार्ट किया गया था और भारत QR कोड 20 फरवरी 2017 को स्टार्ट किया गया था। देखिए डिजिटल भुगतान कब है? डिजिटल भुगतान करना है हमें, इमीडिएट करेंगे तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS 10 मिनट नहीं लगेंगे तो 2010 में 22 नवंबर 2010 को स्टार्ट किया गया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूनिफाइड UPI 11 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। भीम ऐप, भीम लेकर आए अपना गदा 16 जैसा। तो भारत इंटरफेस ऑफ मनी 30 दिसंबर 2016 को स्टार्ट किया गया था। भारत QR कोड 20 फरवरी 2017 को स्टार्ट किया गया था। भारत QR कोड। उमंग, इसकी शुरुआत नवंबर 2017 को की गई थी। पूरा नाम है इसका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसका फुल फॉर्म क्या है उमंग का? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसके ज़रिए केंद्र और राज्य स्थानीय निकायों की सेवाओं तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच सुनिश्चित करता है। ई-नाम, इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी मंडियों का समन्वय करना है और इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। उमंग से 17, नाम से 16, तो 16 संस्कार दिखते हैं नाम से। तो ई-नाम स्टार्ट किया गया है 14 अप्रैल 2016 से। प्रगति, उद्देश्य है इसका शिकायत निवारण करना, कार्यक्रम क्रियान्वयन करना, परियोजना की निगरानी करना। शुरुआत की गई थी इसकी 2015 में। 3 स्तरीय प्रणाली है। PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव, इसके 3 स्तर होते हैं। पहले आता है PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्य स्तर के सचिव। प्रगति। दर्पण क्या है? डिजिटल एडवांस फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर आ न्यू इंडिया। दर्पण को क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस से संबंधित है। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर आ न्यू इंडिया। जीवन प्रमाण, यह पेंशन भोगियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली है कि आप जीवित हो तो जीवन प्रमाण। PMG दिशा, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता बनाया जाएगा। तो देखो PMG दिशा का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका उद्देश्य है हर परिवार में से एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा और 6 करोड़ लोगों को लक्ष्य रखा गया है कि डिजिटल साक्षर बनाएंगे। स्वयं, इसका पूरा नाम है स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स।
इंस्पायरिंग करना है माइंड को। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। शुरुआत इसकी 9 जुलाई 2017 से है। यह एक एकीकृत मंच है जो स्कूल 9वीं और 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह 24 घंटे 24x10 7 आवर आधार पर देश के सभी जगह पर डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल प्रदान करने के लिए एक पहल है। स्वयं क्या करता है, इसकी स्थापना 2007 से की गई है 9 जुलाई को। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि मानव का विकास करना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। मतलब टीवी के जरिए आप सिर्फ सीरियल नहीं देखोगे, आप पढ़ भी सकते हो। तो स्वयं ने स्टार्ट किया है। 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल उपलब्ध किए हैं, वो भी 24 घंटे 7 दिन आएंगे। 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक आप इसमें पढ़ सकते हो। ई ब्रिज पोर्टल, भारत में कहीं भी व्यवसाय आरंभ करने के इच्छुक निवेशकों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन एकल खिड़की प्रवेश द्वार है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। ई ब्रिज पोर्टल को इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन से क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ई ब्रिज पोर्टल क्या होता है? भारत में कहीं भी व्यवसाय प्रारंभ करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति है, इच्छुक निवेशक है, तो वह उनको सुविधा उपलब्ध कराता है एक ऑनलाइन एकल खिड़की से माध्यम से। 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। ई ब्रिज पोर्टल को इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में क्रियान्वयन किया जाता है। मोबाइल सेवा, इसका उद्देश्य है लोगों को फ़ोन टैबलेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना। क्या करना? लोगों को फ़ोन टैबलेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना, मोबाइल सेवा। मेघराज, GI क्लाउड, जिसे मेघराज नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? एक GI क्लाउड है मेघराज। कॉस्मोस, यह ई गवर्नेंस छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है। कॉस्मोस क्या है? छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है ई गवर्नेंस का। प्रमुख ऐप और पोर्टल, दिशा ऐप दिशा देगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें तत्काल पुलिस एवं चिकित्सा सेवा हेतु मैसेज भेजा जाता है दिशा ऐप से। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है महिला सुरक्षा के लिए तत्काल पुलिस और चिकित्सा सुविधा को बुलाने के लिए। गर्व ऐप, तो गर्व करते हैं हम ग्रामीण लोगों पर, तो ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण निगरानी पर बल देता है। गर्व करोगे जब गांव में बिजली आ जाएगी, तो ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप है। दिव्यांग सारथी, केंद्रीय सार्वजनिक एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगों को आसानी से सूचना उपलब्ध कराना। तो दिव्यांग सारथी क्या है? तो दिव्यांगों का सारथी है, उनको दिव्यांग लोगों को आसानी से सूचना उपलब्ध कराता है। ई सनद, सनद मतलब पैसे है ना, कुछ पैसे या डॉक्यूमेंट। इसकी शुरुआत मई 2017 में की गई थी। यह विदेश मंत्रालय की एक पहल है। सनद ऐप, यह विदेश जाने वालों का एक डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन होता है। मतलब आपने वहाँ विदेश में गए और वीज़ा घुमा दिया, पासपोर्ट घुमा दिया, तो उसके लिए क्या है? ये सनद है जिसमें आप अपने दस्तावेज रख सकते हो डिजिटल। प्रिया सॉफ्ट, यह पंचायती राज संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर होता है। इसे ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभ किया गया था। तो प्रिया सॉफ्ट क्या है भैया? प्रिया पंचायत राज संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्ट ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभ किया गया था। तरंग, यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है। इसका उद्देश्य ट्रांसमिशन परियोजना पर नज़र रखना है, तीखी नज़र कर रखता है ट्रांसमिशन परियोजना पर, इसलिए इसका नाम क्या है? तरंग है। तमरा प्रोजेक्ट या पोर्टल, यह केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का पोर्टल है। तमरा, अपने ये तमूरे में रखेंगे पूरा खजाना, तो तमरा पोर्टल खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का है। इसका पूरा नाम क्या है? ट्रांसपेरेंसी एक्वेशंस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स एग्यूमेंटेशंस। शुरुआत की गई थी 15 फरवरी 2017 से। तमरा 2017 15 फरवरी 2017 से। उद्देश्य क्या है? खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना, खनन गतिविधियों को बढ़ावा देता है। कोविन ऐप क्या है? इसका पूरा नाम कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क।
इसमें प्राथमिकता के आधार पर कोरोना टीका उपलब्धता पर बल दिया जाता है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर कोरोना टीका उपलब्धता पर बल दिया जाता है। टीकाकरण हेतु इसका आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है। इसका टीकाकरण में इसमें क्या होता है, यदि आपका आधार जुड़ा है तो ही अनिवार्य होगा कोविन ऐप। कोविन ऐप किससे संबंधित है, इसका पूरा नाम क्या है, तो कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंट नेटवर्क। पेंसिल प्रोजेक्ट, यह श्रम मंत्रालय के द्वारा बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। इसका पूरा नाम है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2017 से की गई थी। पेंसिल पोर्टल 2017 से आया था, एक साथ सबको लेगा और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करेगा। तो 2017 में स्टार्ट किया गया 26 जनवरी को। बंधन तोड़, तो यह बिहार सरकार का है, क्योंकि बिहार में आती है बाढ़ और सारे बंधनों को तोड़ देती है। तो बंधन तोड़ बिहार सरकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें लेकिन इसका उद्देश्य है बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकना। सारे बंधन तोड़कर यदि दहेज लिया तो जाओगे जेल, और बाल विवाह को रोकना है। नक्शे, यह केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ई विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। तो नक्शे है किसके द्वारा, तो ई विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। क्योंकि नक्शे कैसे बनते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी से बनते हैं और भूमि के बनते हैं, तो तीनों मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया की 259वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था नक्शा को। मेरिट, यह विद्युत मंत्रालय का वेब पोर्टल है। मेरिट, यह राज्यों द्वारा उत्पादित बिजली की मेरिट या ऑर्डर जारी करता है। इसका पूरा नाम है मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुविनेशंस ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। मेरिट का फुल फॉर्म है। अब आता है समग्र पोर्टल, यह मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है। इसमें परिवार की जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। योजना को तक पहुंचाना है। जितनी भी जो सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। कब स्टार्ट किया गया था, मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। और परिवार की जानकारी एकत्रित करके रखता है समग्र पोर्टल। समग्र आईडी होगी सबके पास, उसी से संबंधित है। अब आता है हमारा सगुन पोर्टल। यह क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। सगुन पोर्टल, सगुन होता है शिक्षा मंत्रालय, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। उद्देश्य है स्कूलों को आपस में जोड़ने से। सगुन। आरोग्य सेतु ऐप, इसका निर्माण NIC और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। NIC और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको बनाया गया है। लॉन्च किया गया है 2 अप्रैल 2020 को। 2 अप्रैल 2020 को। उद्देश्य है कोरोना महामारी का नियंत्रण एवं निर्देशन, और 12 भाषाओं में ये निकलता है। आरोग्य सेतु ऐप 12 भाषाओं में निकलता है। अब आते हैं कुछ और ऐप, देखिए जैसे कि कोयला मित्र। तो यह कोयला मंत्रालय वेब पोर्टल है। यह घरेलू कोयला उपभोग में कमी लाने के लिए स्टार्ट किया गया है कोयला मित्र। हर पथ, यह हरियाणा सरकार मोबाइल का ऐप है। इसके ज़रिए लोग सड़क के बारे में राज्य सरकार को जानकारी देंगे। भैया यहाँ गड्ढा हो गया, जल्दी से हर पथ पर भेजो। तो हर पथ हरियाणा सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप है। स्वयं प्रभा, यह 24/7 आधार पर देश के सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल प्रदान करता है। स्वयं प्रभा, स्वयं का प्रभाव छोड़ रहा है सभी के दिमाग पर। डीप, डिस्कवरी ऑफ इनफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, यह विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है। डीप। चुनाव आयोग के ऐप कौन कौन से हैं, समाधान, सुविधा और सी विजिल। समाधान करना चुनाव का, उनको सुविधा देना और उन पर तीखी नज़र रखना, तो ई विजिल ऐप। अब आते हैं अन्य पोर्टल और ऐप। ई उपकरण, राजस्थान के अस्पतालों के उपकरणों के भंडार प्रबंधन और रखरखाव से संबंधित है। ई उपकरण, उपकरण मतलब उपकार कर रहे हैं, तो भैया इतने सारे उपकरण हैं कि हम राज करेंगे अस्पताल में, तो उपकरण के भंडार प्रबंधन है हमारे पास, तो अस्पताल में राज करेंगे, तो राजस्थान की है। ई औषधि,
ई औषधि क्या है भैया? वेब आधारित दवा आपूर्ति करती है। हाँ भैया, औषधि मतलब दवा, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्ट है, ये ऐप है, पोर्टल नहीं है ये। प्लान प्लस ई पंचायत को बढ़ावा देने के लिए प्लान बना और प्लस जोड़ो, तो पंचायतों से संबंधित है, ई पंचायतों को बढ़ावा देने से प्लान प्लस। इनाम पोर्टल, यह केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का एक वेब पोर्टल है। इनाम दिया जाएगा यदि आप अच्छे से वाहन चलाओगे, तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया गया है, इनाम पोर्टल। इनाम पोर्टल। जन धन दर्शक, भैया जन और धन, जन का धन कहाँ रखा रहता है? बैंकों में, तो बैंकिंग सुविधा को आसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीपल फास्ट, पीपल फास्ट करो आंध्र सरकार। जन सुनवाई, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जनसंख्या है तो इसलिए करते हैं जन सुनवाई उत्तर प्रदेश। तरंग संचार, दूरसंचार विभाग का वेब पोर्टल है। तरंग, दूरसंचार के जो विभाग है वह कैसे चलता है? दूरसंचार तरंगों से चलता है, संचार तरंग संचार दूरसंचार विभाग का पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल, यह शिक्षकों को डिजिटल बनाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पोर्टल है। किसका है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पोर्टल है, शिक्षकों को डिजिटल बनाने के लिए, क्योंकि शिक्षक या जो गुरु होते हैं वो क्या देते हैं? लोगों को दीक्षा देते हैं, तो शिक्षकों को डिजिटल बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पोर्टल है। हम राज, हम तुम्हारे रखेंगे राज्य को राज, और हम पर राज करती है हमारी सेना, तो भारतीय सेना पोस्टिंग और पदोन्नति सूचना ऐप है हम राज। तो जनता पर राज कौन करती है? जनता के दिलों में राज कौन करता है? तो भारतीय सेना करती है, तो भारतीय सेना की पोस्टिंग पदोन्नति सूचना ऐप है हम राज। सचेत, आपको हम कर रहे हैं सचेत, किससे? बैंकिंग धोखाधड़ी से, तो हम आपको कर रहे हैं सचेत बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए। आरंभ, जैसे हमारी मध्य प्रदेश आरंभ, जो कि आपके ज्ञान का आरंभ करता है, और ये आरंभ ऐप है, यह सड़कों की सुरक्षा हेतु है, तो सड़कों की सुरक्षा के लिए बनाया गया आरंभ ऐप। खान पहरी, मतलब खान की पहरी करना, कोयले की चोरी पर नियंत्रण करने के लिए खान पहरी ऐप लगाया गया है। ऊर्जा मित्र, ऊर्जा का मित्र है, बिजली कटौती के प्रबंधन से संबंधित है। सागर वाणी ऐप, तो सागर में चलेगी वाणी, तो सागरीय आपातकालीन चेतनाओं से संबंधित है सागर वाणी ऐप। रीयूनाइट ऐप, फिर से यूनाइट करना है किनको? लापता बच्चों का पता लगाने के लिए रीयूनाइट ऐप चलाया गया है। बोलो ऐप, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए, बोलो होंगे अमर, तो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए बोलो ऐप चलाया गया है। मेघदूत ऐप, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए मेघदूत ऐप। ई सारथी ऐप, पुलिस सहायता से संबंधित है। ई सारथी, ई साथी, ई साथी, ए साथी, तो पुलिस सहायता से संबंधित है। पेंसिल पोर्टल, 26 जनवरी 2007 को स्टार्ट किया, मतलब 17 को स्टार्ट किया गया था, और ये जो श्रम मंत्रालय है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था चाइल्ड लेवल को कम करने के लिए, चाइल्ड लेवल को कम करने के लिए। ई पाठशाला ऐप, यह एनसीईआरटी बुक से संबंधित है, ई पाठशाला। और सारथी और मदद ऐप किससे संबंधित है? यह रेलवे मंत्रालय से संबंधित है। तो चलिए हम इन पोर्टल्स को फिर से देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आता है दिशा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस एवं चिकित्सा सुविधा बुलाती है महिला सुरक्षा के लिए। गर्व ऐप, गर्व करेंगे हम ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप पर, तो उसकी निगरानी करने के लिए। दिव्यांग सारथी, दिव्यांगों के लिए सूचना आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसलिए सामाजिक एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ई सनद 2017 में स्टार्ट किया गया है, विदेश मंत्रालय का पहल है, और डिजिटल दस्तावेजों को रखने के लिए बनाया गया है। प्रिया सॉफ्ट पंचायत राज संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर है, और ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभ किया गया है। तरंग, यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है और ट्रांसमिशन परियोजना पर नजर रखता है। तमरा ऐप, ये क्या करता है? इसको खनिज एवं संसाधन मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। ट्रांसपेरेंसी इक्वेशंस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स एग्यूमेंटेशंस 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है। खनिज जानकारी को बढ़ावा देता है ये गतिविधि को। कोविन ऐप, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क है, इसमें प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीका के बारे में उपलब्ध कराएगा जानकारी। पेंसिल ऐप, बाल श्रम मंत्रालय के द्वारा
मतलब श्रम मंत्रालय के बाल श्रम निरोध पोर्टल है ये। 26 जनवरी 2017 से स्टार्ट किया गया। बंधन तोड़ बिहार का बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने के लिए। नक्शे ऐप, यह केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं सूचना विज्ञान मंत्रालय का है। मेरिट, यह विद्युत मंत्रालय का वेब पोर्टल है। समग्र पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार का है और लोगों की जानकारी रखता है, परिवार की सारी जानकारी। सगुन ऐप मानव संसाधन विभाग विकास मंत्रालय के द्वारा और स्कूलों को आपस में जोड़ता है। आरोग्य सेतु ऐप एनआईसी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया था 2020 में। कोरोना महामारी का नियंत्रण करता है, 12 भाषाओं में चलता है। उपकरण क्या है? राजस्थान अस्पतालों में उपकरण पर निगरानी रखता है। ई औषधि, औषधि को दवाई की आपूर्ति श्रृंखला का ऐप है। प्लान प्लस पंचायतों से संबंधित है। इनाम पोर्टल तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का पोर्टल है। जनधन दर्शक, यह बैंकिंग सुविधा को आसान बनाता है। पीपल फास्ट आंध्र प्रदेश सरकार का है। जन सुनवाई उत्तर प्रदेश सरकार का। तरंग संचार दूर संचार विभाग का वेब पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों को डिजिटल शिक्षित करने के लिए। हमराज तो जो भारतीय सेना है उनकी पोस्टिंग पदोन्नति से संबंधित है। सचेत तो बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित है। आरंभ तो सड़क सुरक्षा से। खान पहरी तो ये कोयला चोरी को नियंत्रण करने के लिए। ऊर्जा मित्र बिजली कटौती के प्रबंधन से। रीयूनाइट बच्चों के लापता बच्चों का पता लगाने के लिए। बोलो ऐप तो अमरनाथ के यात्रियों की सुरक्षा से। मेघदूत मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए। ई साथी पुलिस सहायता से संबंधित है। पेंसिल पोर्टल श्रम मंत्रालय का है और बाल श्रम को रोकना 26 जनवरी 2017 से स्टार्ट किया गया था। सारथी और मदद ऐप रेलवे से संबंधित है। ई पाठशाला ऐप, यह एनसीईआरटी बुक हेतु स्टार्ट किया गया है। अब आते हैं ई गवर्नेंस से संबंधित नीतियां कौन कौन सी हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, यह आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में आया था। यह आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 में आया था। इसे देश में ई गवर्नेंस संबंधी कार्यक्रम और देश के प्रशासनिक परिवर्तन व्यापक स्तर पर करने की बात कही गई है। इलेक्ट्रॉनिकी सेवा प्रदान विधेयक 2011 27 अक्टूबर 2011 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें सरकारी सेवा प्रदान करने और घर में ही सेवा करने का प्रावधान किया गया था। घर से ही सेवा करने का प्रावधान किया गया था। केंद्र एवं राज्य सरकार को विभाग की सेवाओं की एक ऐसी सूची जारी करनी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से 180 दिन के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा और 5 वर्षों के अंदर सेवाओं को प्रारंभ कर दिया जाएगा। सेवा प्रारंभ न होने की स्थिति में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसमें किया गया था? डिजिटल सेवा प्रदान विधेयक 2011 में यह कहा गया था। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन NDLN, इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2014 में। उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से साक्षर समाज, सशक्त समाज एवं अर्थव्यवस्था बनाना। इसके तहत 20 घंटे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कंप्यूटर से संबंधित और इस मिशन के तहत प्रशिक्षण 18 माह दिया जाएगा। 2016 में 27 माह कर दिया जाएगा इसको। 2016 से इसको 27 माह कर दिया जाएगा। डिजिटल साक्षरता मिशन अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीवन में रूपांतरण एवं जीवन की सुगमता बढ़ाना। इस विजन को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। यह डिजिटल रूप से 8 क्षेत्र डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं, विनिर्माण को प्रोत्साहन, IT और RT सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहन देता है। डिजिटल भुगतान, नवाचार, स्टार्टअप, साइबर सुरक्षा की पहचान करता है। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस से संबंधित नीतियाँ। निवेश नीति
यह नीति 2012 में आई गई थी, बाहर आए और निवेश कर दिया 2022 मतलब 12 में। निवेश नीति यह राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। निवेश को बढ़ाने के लिए और आकर्षित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। आईटी नीति प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उद्देश्य था सरकार के कामकाज में अंदर और बाहर से परिवर्तन करना। तो आईटी नीति क्या है? आई थी बड़े यश से, तो यशपाल टास्क फोर्स लेकर आई थी, राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया था और सरकार के कामकाजों को अंदर और बाहर से परिवर्तन करना इसका उद्देश्य था। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम यह 25 सितंबर 2010 को लागू किया गया था। राज्य के नागरिकों को कुशलता, दक्षता, नैतिकता के साथ सेवा देने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 9 विभाग की 26 सेवाओं को इसके दायरे में रखा गया था। वर्तमान में 226 सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। नागरिकों को बेहतर एवं सरलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड और नागरिक क्षेत्र में लोक सेवा क्षेत्र की स्थापना की गई थी। 15 सितंबर को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा? मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आया 25 सितंबर को। नागरिकों को कुशल, दक्षता, नैतिकता के साथ सेवाएं देने के उद्देश्य से 9 विभाग की 26 सेवाएं इसके दायरे में आती हैं। 226 सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं। इसमें नागरिकों को बेहतर सरलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करना, प्रत्येक विकास खंड और नागरिक क्षेत्र में लोक सेवा केंद्रों की स्थापना करना था। 15 सितंबर को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख ई गवर्नेंस पहला आता है मिशन मोड प्रोजेक्ट, विभागीय प्रोजेक्ट और अन्य प्रोजेक्ट। मिशन मोड प्रोजेक्ट में क्या है भैया? एक बड़ा सा मोड आया, तो मिशन मोड प्रोजेक्ट। इसमें मुख्यतः 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे। पहला था ई डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्टेट पोर्टल, ई ट्रेजरी और लैंड रिकॉर्ड और कमर्शियल टैक्स। तो ई डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? यह लोक सेवा गारंटी अधिनियम के ढांचे के तहत कार्यरत है। यह सेवा प्रदायगी CSC MP ऑनलाइन और लोक सेवा केंद्र द्वारा बनाया गया है, मतलब सेवा देता है। MPSSDG स्टेट पोर्टल, इसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। यह 6 विभागों की 41 सेवाएं देता है। CSC के माध्यम से दूरस्थ पहुंच के माध्यम से नागरिकों को आसान और सुविधाजनक सुविधा उपलब्ध कराना। ई ट्रेजरी इंटीग्रेटेड ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन ITCP प्रोजेक्ट बजट नियंत्रण की प्रणाली है। लैंड रिकॉर्ड 100% डिजिटल के रूप में लैंड रिकॉर्ड को रखता है। कमर्शियल टैक्स करदाताओं और नागरिकों को पारदर्शी, कुशल एवं तेज सेवाएं उपलब्ध कराता है। कौन कौन सी हैं? ई डिस्ट्रिक्ट, इसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के ढांचे के तहत कार्यरत है और इसमें कुछ सेवाएं हैं जैसे कि CSC MP ऑनलाइन और लोक सेवा केंद्र। MPSSDG स्टेट पोर्टल है, मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे है। 6 विभाग हैं और 41 सेवाएं देता है। इसके माध्यम से जो दूरस्थ पहुंच के माध्यम से नागरिकों को आसान और सुविधाजनक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ई ट्रेजरी में क्या होता है? इंटीग्रेटेड ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट है, बजट नियंत्रण की प्रणाली है। लैंड रिकॉर्ड में 100% डिजिटल रूप से लैंड रिकॉर्ड को रखना है। कमर्शियल टैक्स करदाताओं और नागरिकों को पारदर्शी, कुशल एवं तेज सेवाएं उपलब्ध कराना। विभागीय प्रोजेक्ट में क्या आते हैं? MP टास्क, इसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम। मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम MTAS। इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? जनजाति मामलों का विभाग करता है। लाभार्थी विभिन्न विभाग योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा सॉफ्टवेयर, इसका क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास करता है। श्रमिकों और विभाग लाभार्थियों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए। ई उपार्जन परियोजना, क्रियान्वयन इनका खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग करता है। प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन MSP के तहत को मजबूती देता है। राज्य के किसानों का एकीकृत डाटाबेस विकसित करता है। ई उपार्जन मतलब तुम जो उपार्जित करोगे, उपज पैदा करोगे, उसको
ये MSP के मजबूती देकर उसको बेच देंगे, डाटाबेस तैयार करेंगे आपका। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इसका क्रियान्वयन करता है। अब आता है SMS वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। SMS वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यह ग्रामीण विकास के लिए जिला पंचायत बैतूल की पहल है। इसमें मनरेगा के तहत दैनिक गतिविधियां, निगरानी एवं गुणवत्ता सुधार पर बल दिया गया है। तो कौन करता है इसको? बैतूल की पहल है। मनरेगा के तहत दैनिक गतिविधियां, निगरानी, गुणवत्ता सुधार पर बल देता है। IRCTC SMS फॉर मध्य प्रदेश टूरिज्म, क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम करता है। वात्सल, यह जिला प्रशासन होशंगाबाद की पहल है। वात्सल, इसमें प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ बाल स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ बाल स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी प्रक्रिया में भी सुधार किया जाएगा। वात्सल होशंगाबाद की पहल है। जियो सर्च, यह पंचायतों एवं ग्रामीण विकास विभाग की पहल है। इसमें गांव, सड़क, रेलवे, वन, जल निकाय का भू डाटाबेस तैयार किया जाएगा। एक क्लिक के द्वारा इस भू डाटाबेस से जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो जियो सर्च क्या होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पहल है। इसमें सड़क, ग्राम, रेलवे, वन, जल निकाय का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जियो फॉरेस्ट, यह मध्य प्रदेश वन विभाग की पहल है। इसके अंतर्गत वन भूमि के डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा। इसमें क्या है? वन फॉरेस्ट मध्य प्रदेश वन विभाग का है। जियो फॉरेस्ट भूमि जो वनों की है उसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा। नोट, वन डाटाबेस तैयार करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अन्य प्रोजेक्ट और उनसे संबंधित जानकारियाँ। पहला आता है स्वान, मध्य प्रदेश स्वान कहा जाता है। शुरुआत इसकी 23 अगस्त 2008 को हुई थी। यह डेटा एवं वीडियो संचार के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। इसके माध्यम से जिला आयुक्तों के जरिए ब्लॉक को राजधानी से जोड़ा जाता है। जो जिला और जो आयुक्त हो गए उनको ब्लॉक को राजधानी से जोड़ा जाता है। स्वान के जरिए 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त 2008 को। मध्य प्रदेश ऑनलाइन या फिर MP ऑनलाइन, इसकी शुरुआत जुलाई 2006 से की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार का एकीकृत पोर्टल है। इसका विकास मध्य प्रदेश सरकार और TCS उपक्रम करता है। मध्य प्रदेश सरकार और TCS उपक्रम करता है। सरकारी सेवाओं को सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। COE, इसका पूरा नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मध्य प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों को IT सेवा प्रदान करता है। सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? मध्य प्रदेश के जो सरकारी विभाग हैं उनको IT सेवाएं उपलब्ध कराता है COE। MPSDC, इसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर। मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर, मुख्यालय भोपाल में है और HCL इन्फोसिस द्वारा इसको निष्पादित किया गया है। HCL इन्फोसिस द्वारा इसको निष्पादित किया जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, इसके तहत नीति नियंत्रक संस्थानों को E-गवर्नेंस हेतु तकनीकी सहायता एवं कौशल प्रदान किया जाएगा। इसके तहत नीति नियंत्रक संस्थानों, निर्णायक जो संस्थान है उनको E-गवर्नेंस हेतु तकनीकी सहायता दी जाएगी कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के द्वारा। दक्ष क्या होता है? क्रियान्वयन इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। एरिया सभी जिला मुख्यालय के लिए है। लक्ष्य इसका 5 साल में 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को IT प्रशिक्षण देना है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको IT प्रशिक्षण देने के लिए दक्ष स्टार्ट किया गया है। हेड स्टार्ट, छात्र एवं शिक्षकों हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है। कंप्यूटर सक्षम शिक्षा कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 2000 से इसको प्रारंभ किया गया है। हेड स्टार्ट 2000 से स्टार्ट किया गया है। समग्र पोर्टल, यह एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। योजना का सरलीकरण करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया था। इस पोर्टल में राज्य में
निवासरत समस्त परिवारों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, जाति, शिक्षा, विवाह स्थिति आदि का डेटा उपलब्ध कराया जाता है। ज्ञानदूत यह ग्रामीण इंटरनेट प्रणाली होती है। इसका स्वरूप G2C है, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। शुरुआत इसकी जनवरी 2000 से की गई थी। उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराना और लोग एवं जिला प्रशासन के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। अन्य प्रोजेक्ट वाटरसॉफ्ट PHEMIS परख, इसका मूल सेवा प्रबंधन प्रणाल। ई ग्राम सुविधा 5 जिला पंचायत छतरपुर, मंडला, धार, दमोह और भोपाल में इसको स्टार्ट किया गया है। ई ग्राम सुविधा छतरपुर, मंडला, धार, दमोह और भोपाल। पंख लेखा 2005 से शुरू किया गया है। पंचायती राज संस्थान लेखा प्रणाली सॉफ्टवेयर है। पंचायती राज संस्थान लेखा प्रणाली सॉफ्टवेयर है पंख लेखा। ECCENAIS क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट फॉर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। EPDMS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम। मंडी बोर्ड, यह मंडी के लिए संबंधित है। मंडी से ई गवर्नेंस के लिए राज्य के पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पहल के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रदानकर्ता मध्य प्रदेश सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग होता है और यह पुरस्कार 10 श्रेणी में दिए जाते हैं। पहले आता है कॉक्स एक्स, यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक आयोजन होता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष लंदन में किया जाता है। यह व्यापार, सरकार, उद्योग एवं अनुसंधान से जुड़े हुए 15,000 प्रतिभागियों को भाग देती हैं या लेने को अवसर देती हैं। कॉक्स कहाँ पे आयोजित की जाती है? लंदन में। कौन? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक आयोजन है ये। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2010 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2010 में। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 में आया था। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 में। ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या हैं? इससे प्रशासनिक सेवा एवं कार्यों की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। बेहतर सरकार निर्माण को बल मिलता है। विलंब एवं बाबूराज पर रोक लगती है। यह अभिशासन एवं सुशासन स्थापना में सहायक होता है। इससे कागजी कार्यवाही में कमी आती है। नियंत्रण का व्यापक क्षेत्र होता है। व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन होता है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? इसमें बिजली, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो जाता है। भारी सार्वजनिक व्यय होता है। डाटा लीक होने की संभावना होती है। डिजिटल डिवाइड का होना, जैसे अमीर गरीब के मध्य, पुरुष और महिलाओं के मध्य और शहर एवं ग्रामीणों के मध्य ये डिवाइड हो जाते हैं, डिजिटल डिवाइड। अब आती है इसके सुझाव क्या क्या होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ई शासन पहल की शुरुआत जमीनी विश्लेषण करने की जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना और इंटरनेट की हाई स्पीड सुविधा दी जा सकती है। अब आते हैं ई गवर्नेंस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 2006 में भारत में नेशनल ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई थी। भारत में नेशनल ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई थी 2006 में। 1969 में ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को भारत ने भूटान के साथ साझा किया है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को भारत ने भूटान के साथ साझा किया है। नेस्कॉम के अध्यक्ष देवांग मेहता ने कहा था कि ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स प्रशासन का अभिप्राय सॉफ्ट गवर्नेंस से होता है। नेस्कॉम का अध्यक्ष कौन है? देवांग मेहता जी हैं और उन्होंने कहा था कि ई कॉमर्स प्रशासन का अभिप्राय सॉफ्ट गवर्नेंस से है। MP ऑनलाइन पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कई संयुक्त उपक्रम हैं। जनधन दर्शक ऐप बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने से संबंधित है। 2001 में भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था। प्लान प्लस ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है।
ई गवर्नेंस प्रणाली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन को रखते हुए शाला दर्पण पोर्टल नवोदय विद्यालय के लिए प्रारंभ की गई थी। शाला दर्पण पोर्टल नवोदय विद्यालय के लिए प्रारंभ की गई थी। सरकारी कार्यक्रमों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक सेवा देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा मोह सरकार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में चुनाव आयोग को मुंबई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 में सिल्वर पुरस्कार दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली RTPMS के लिए ई गवर्नेंस 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। चुनाव आयोग के द्वारा योजनाओं को टास्क करने के लिए को मुंबई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 में सिल्वर पुरस्कार दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली RTPMS के लिए ई गवर्नेंस 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। चुनाव आयोग के द्वारा आवेदकों को ट्रैक करने की अनुमति देने के लिए PPRTMS पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सर्वाधिक क्लाउड नीति प्रारंभ करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। 2021 में जारी किया गया राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों से संबंधित है। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों से संबंधित है। मध्य प्रदेश के बैतूल में SMS आधारित निगरानी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ बाल स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी प्रक्रिया में सुधार हेतु मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बात्सल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।